नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए वर्ड से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की आज की अहम सुर्खियों के बारे में बताएंगे। इसमें हम जो भी आज की जो फैक्ट न्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले रिजिजू का विपक्ष को मैसेज, 12 बजे संसद में बोलेंगे राजनाथ सिंह। वहीं पर बात करते हैं कि डिंपल यादव के लिए खड़ा हुआ पूरा एनडीए, मौलाना रशीदी के बयान पर संसद परिसर में किया गया प्रोटेस्ट। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि ये भारत के लोगों की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के जरिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि आज लोकसभा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेगी। मैं विपक्ष विशेषकर कांग्रेस से अनुरोध करता हूं कि वे देश के हित में नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम ना करें और न ही पाकिस्तान की भाषा बोलें। इससे पहले बता दें यासिर कि जो सत्ता पक्ष के नेता थे वो हमेशा से राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाते हुए आए हैं कि वो जो है हमेशा से पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी की आवाज़ नहीं है, पूरे देश की जनता की आवाज़ है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके आतंकी कहाँ हैं, आज तक आप उनको पकड़कर सामने नहीं लेकर आए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें कितने आतंकी मारे गए उनकी संख्या नहीं बताई गई। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि इधर जो हमारा हिंदुस्तान है उसमें कितने लोगों की जान गई है और कितने लोगों के घर जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने लोगों को नुकसान पहुँचा है, आप उस पर भी जवाब दें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिस तरह अभी बोला किरण रिजिजू ने कि रावण अगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगा तो लंका जला दी जाएगी जी। और ऑपरेशन सिंदूर पर रिजिजू की ये जो टिप्पणी है ये खासकर कांग्रेस और विपक्ष को लेकर के। और जिस तरह से आपने भी कहा कि जब भी ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम अटैक की बात आती है तो सरकार वहाँ पे अगर उनसे आप सवाल कर लेंगे तो आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यहाँ पे 2014 से यही चल रहा है कि अगर आपने सरकार से किसी मसले पे सवाल किया तो आप जो है उसके लिए खुद दोषी हैं, वो दोषी नहीं है बिकॉज वो सत्ता में है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछला पूरा हफ्ता जो था वो संसद का सिर्फ हंगामे के बीच भेंट चढ़ गया वो। और उसके बाद फिर जब ये हफ्ता ख़त्म होने वाला था तो फिर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में कहा गया कि 28 को बात होगी, इस पर चर्चा होगी, 16 घंटे की चर्चा होगी। आज ये चर्चा होगी, लेकिन इसमें एक अहम चीज़ और है कि देश के प्रधानमंत्री इस चर्चा में नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनाथ सिंह और अमित शाह मौजूद रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री हर जगह ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कि आप संसद में नहीं बता सकते। और जिस तरह से ट्रंप का जो बयान सामने आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन का ये कहना है कि ट्रंप जो बयान दे रहे हैं उस पर देश के प्रधानमंत्री संसद में आके बात करें, क्योंकि आपकी विदेश नीति जो है वो बेकार हुई पड़ी है। फॉरेन पॉलिसी पूरी खराब हो गई आपके किसी से भी अच्छे रिश्ते नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री संसद में मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान में होते हुए वो संसद में मौजूद नहीं है ना। आज वो आएंगे, ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो आएंगे। 12 बजे जो है राजनाथ सिंह उस पर डिस्कशन शुरू करेंगे, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद फिर अपोजिशन क्या करता है, कि क्या बात करता है, वो देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये कहा गया है कि अगर रावण ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की कोशिश की तो लंका जला दी जाएगी, ये सीधा सीधा एक क्या बोलते हैं धमकी दी गई है विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हैं जो विपक्ष के लीडर हैं। फिर दूसरी अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव हैं, और इन दोनों पे यही इल्ज़ाम लगते रहे कि ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हालांकि इंडियन आर्मी की सभी इज्जत करते हैं, उसके लिए प्राउड फील करते हैं, लेकिन जब आप हर चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पे अटैक किया, वहाँ पे आतंकवादियों का जो क्या बोलते हैं जो घर थे या जो अड्डे थे उसको तबाह किया आपने, तो फिर ये आप बात क्यों नहीं करते हैं कि हिंदुस्तान में जो पहलगाम से आतंकी आए थे वो क्यों आए थे, कैसे आए थे, और फिर वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। या उनका स्केच जो आपने पहले बना करके देश की जनता को गुमराह किया था कि ये हैं, उसके बाद फिर ये क्यों सामने आया कि वो स्केच झूठा था। हालांकि एनआईए ने उसकी जांच पड़ताल की थी। जी, तो फिर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर इस पे आपसे कोई सवाल करता है तो आप ये कहते हैं कि आप जो हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अब पाकिस्तान की भाषा का एक कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी जो है एक
ऐसी लीग चल रही है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जिसमें वर्ल्ड कप जीती हुई टीम जो हैं या फिर कुछ सीनियर जो प्लेयर्स हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम कमाया, वो सारे जो हैं टीम खेल रही हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान से इंडिया का एक मैच होने वाला था जिसमें इंडिया के कुछ प्लेयर्स ने पहले ये कहा कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, देन फिर वो मैच रद्द कर दिया गया, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गए। उसके बाद फिर अभी जो खबर सामने वो ये आई है कि एशिया कप जो है वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होगा, और एशिया कप का अनाउंसमेंट जो है ACC के जो चेयरमैन हैं जो पाकिस्तान के हैं, नकवी साहब, उन्होंने किया है। तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में उनका अकाउंट, ट्विटर अकाउंट बैन है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया कि क्रिकेट की जीत हुई है। और इस पे जो है अश्विन जो हैं, एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के प्लेयर हैं, स्पिनर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बड़े बजट के मैच होते हैं वो नहीं रोके जाते हैं, छोटे बजट के मैच रोक दिए जाते हैं। अब बात यही सामने आ रही कि जब ये एशिया कप आपने पूरी तरह तैयार कर लिया था, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट कुछ दिनों बाद ही होना था, लेकिन फिर पहलगाम का अटैक हो गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हुई कि आपने वहाँ के यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए, वहाँ के ट्विटर अकाउंट बैन कर दिए, वहाँ के इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत सारे बैन कर दिए, ये सब चीज़ें चली। लेकिन इससे आपकी जो विदेश नीति है उसने क्या काम किया है, आप ये देखिए कि आपने जो बैन किया है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना ज़्यादा, लेकिन अगर आप क्रिकेट, आप ACC के जो चेयरमैन हैं, एशियन क्रिकेट कंट्रोल जो है वो, उसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये अपने ट्विटर अकाउंट पे ये लिखा है, ट्वीट किया है उस पर, एक्स पे, कि जो है एशिया कप होगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच आई थिंक 20 या 16 सितंबर को होगा। तो ये सारी चीज़ें, अब आप ये भी देखिए किस तरह से चीज़ों को जो है गड़बड़ किया जा रहा है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, अभी हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके जो अभी जो इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें कुछ लोग गए हुए थे, जिनकी फ़ोटो वायरल करके कहा जा रहा था कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। भाई वो पहले गए थे, पहलगाम अटैक बाद में हुआ है। अब पहलगाम अटैक के समय आप जो है उनकी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, तो इसमें तो फिर बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं वो भी थे, और उनकी भी क्या बोलते फ़ोटो वायरल करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई उस हिसाब से, क्योंकि IT सेल तो आपका ही है जो सारी फेक न्यूज़ फैलाता है। तो जिस तरह से आज जब ये चर्चा होगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये भी देखना है कि वहाँ पे किन किन चीज़ों पे चर्चा होगी, या किन किन चीज़, किस किस टॉपिक, मतलब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स पे जाएंगी। क्योंकि अभी राजनाथ सिंह जिस तरह से बयान देंगे, उनके बयान में निंदाएं बहुत होती हैं, वो निंदा करेंगे, हर चीज़ की निंदा करेंगे, और फिर इंडियन आर्मी की बात बताएंगे वो। लेकिन उसके साथ ही जब अपोजिशन उनसे ट्रम्प का सवाल करेगा, या अपोजिशन ये सवाल करेगा कि आप की जो है फोर्स इतनी अच्छी है, हमारे देश की फोर्स बहुत अच्छी है, और जिस तरह से हमने ये देखा कि बजट में एक बहुत ज़्यादा हिस्सा फोर्स को दिया जाता है, फिर वो आतंकी हिंदुस्तान में इंटर कैसे कर जाते हैं, और फिर वो जो सैलानियों के घूमने की जगह है वहाँ पे कोई भी आपका आर्मी फोर्स वाला कोई भी फोर्स नहीं होती वहाँ पे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं शक के घेरे में रखने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब उनसे ट्रम्प के बारे में पूछा जाएगा तो नो डाउट वहाँ पर फिर हंगामा होगा, क्योंकि रीज़न ये है कि आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं, और विपक्ष को बदनाम करने की जो साजिश है ये 2014 से या 2012 से चल रही है। जब आप विपक्ष में थे, 2012 में आप विपक्ष में थे, 2012 से लास्ट से जो है ये चीज़ें शुरू हुई हैं कि लोकसभा का चुनाव होगा, और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े बड़े, उस वक्त वो गुजरात के CM थे, बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे कि ये होगा वो होगा। उन्होंने एक और बयान उनका वायरल हो रहा है कि हिंदुस्तान में जो लोग मीट खाते हैं उनको मीट बहुत महंगा मिल रहा है, या आपने देखा होगा बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। और अभी आप मीट की दुकानें बंद करवा रहे हैं, जो मीट ले जा रहे हैं उनको मारा जा रहा है, शक के उसमें मारा जा रहा है उनको। तो देश के प्रधानमंत्री की अब वो सोच कहाँ गई जो पहले थी। देश के प्रधानमंत्री पहले ये कहते थे कि आपकी विदेश नीतियाँ मजबूत होनी चाहिए और आपके सबसे संबंध अच्छे होने चाहिए। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आपके संबंध क्या चाहिए? आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो कितने दिन प्रधानमंत्री पद पे नहीं है, अब हम नेहरू का रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड तोड़ने की बात नहीं है, आपको इस देश में जो गरीबी है या आपके जो और जो काम है इस देश के, गरीबी दूर करना है और रोज़गार पैदा करना है,
महंगाई कम करना। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने थे उस दौरान इन्होंने कहा था कि डॉलर अगर गिरता है तो देश की सरकार जो है, देश का राजा जो है, इसका मतलब वो ढीला पड़ गया। तो अभी क्या हो रहा है, डॉलर कितनी ऊपर जा रहा है, विदेश नीतियाँ आपकी खराब हैं, पेट्रोल डीजल कितना ऊपर चला गया, गैस सिलेंडर आपका जो है कितना महंगा हो गया, 900 रुपये प्लस कर गया है, वो क्रॉस कर गया है। तो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, अब देश के प्रधानमंत्री को संसद में होना चाहिए और विपक्ष से ये कहना चाहिए कि हल्ला गुल्ला मत कीजिए, आप शोर मत कीजिए, आप एक एक सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन जब आपके पास कोई जवाब ही नहीं है तो आप संसद में आएंगे नहीं। और अगर आपसे आपके लीडर्स जो हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, वो दो लोग वहाँ पे मौजूद है, अगर उनसे सवाल किए जाएंगे तो रीज़न ये बीजेपी में कि जिसकी गलती होती है उससे आप सवाल नहीं करते हो कि वो सामने नहीं आता, दूसरे लोग सामने आके उसका जवाब देते हैं। ये बहुत गंदी चीज़ 2014 से शुरू हुई है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को खुद भी सोचना चाहिए कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम विश्व नेता हैं, अभी एक रैंकिंग कोई जारी हुई थी सैटरडे को, इसमें कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री टॉप 5 में आ गए हैं और बहुत लोकप्रिय नेता बन गए। लेकिन अगर आप इतने लोकप्रिय हैं और आप जब बाहर जाते हैं, आपसे मिलने के लिए काफ़ी सारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। कहाँ लोकप्रिय हैं, विदेशों में या भारत में? भारत में भी लोकप्रिय बताए जाते हैं और विदेशों में भी लोकप्रिय बताया जाता है। जिस तरह से वहाँ पे भीड़ दिखाई जाती है, लोगों का ये कहना होता है उन्होंने हमें छू लिया तो मैं हाथ नहीं दूंगी कोई कहता है कि वो भगवान है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत सारी बातें होती हैं। और ये कहते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि आपकी उनसे मुलाकात नहीं, मैंने उनके दर्शन किए, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। खैर ये बहुत सारी वीडियोज़ वायरल होती हैं। जब भी आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री किसी बड़ी कंट्री में जाते हैं, छोटी कंट्री से तो उनको एक कोई तमगा मिल जाता है, वहाँ का सर्वोच्च जो वहाँ का अवार्ड होता है वो मिल जाता है। तो खैर ये सब चीज़ें अलग है। लेकिन आज जो चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पे, उस पर सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि देखना ये है कि सरकार किन किन विपक्ष के सवालों का जवाब देगी, या फिर हर सवाल को ये कह के टाल देगी कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि विपक्ष के साथ पूरा देश ये जानना चाहता है कि पहलगाम के आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे, पहलगाम में आतंकवादी इंटर कब किए थे, और फिर ऑपरेशन सिंदूर में जो हिंदुस्तान का जो नुकसान हुआ है और जानी नुकसान भी हुआ है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान हमने देखा कश्मीर में कितने लोगों की मौत हुई है, उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? उन लोगों ने भी तो अपनी जान की बलि दी है जो लोग वहाँ थे, उन पे कोई बात क्यों नहीं हो रही है? तो ये सारी चीज़ों पे जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो सत्ता पक्ष है उनके पास चूँकि शोर मचाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं वहाँ पे, और सत्ता पक्ष के पास तो इतना अधिकार है कि वो देश के वाइस प्रेसिडेंट, जो कि बहुत बड़ी एक पोस्ट होती है, उनको चुप करा देते हैं। उनसे कहते हैं कि ये रिकॉर्ड आप नहीं करेंगे, जो मैं बोलूँगा वो रिकॉर्ड होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो मानसिकता है वो कितनी आगे बढ़ चुकी है और आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं। तो हर इंसान का सवाल आता है, जब आप उरूज में हो तो आप ये ना सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। बहुत सारी आप जो है गलत चीज़ें भी करते हैं जो आपको लगता है कि ये गलत हैं, लेकिन आप दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। कल हमने एक न्यूज़ देखी थी यासिर कि कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत केरल गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं देखना चाहते, अब हम शक्ति प्रधान देश देखना चाहते हैं भारत को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि जहाँ आपको शक्ति दिखानी चाहिए वहाँ पर नहीं दिखाई, क्योंकि आम जनता का और सब लोगों का कहना है कि आपके ही बलबूते केंद्र की सरकार चलती है जी। तो आपको जहां शक्ति दिखानी चाहिए थी, आपको पाकिस्तान को शक्ति दिखानी चाहिए थी, वहां पर आपने दिखाई है, चाइना को शक्ति दिखाई है आप कि चाइना आपके भारत में कब्जा कर रहा है धीरे धीरे, और आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप उनसे कह सके कि आप हमारे ही भारत में आप अपना कब्जा क्यों कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। आपने सीज फायर किया और फिर सीज फायर आपने कहाँ किया? तो ट्रम्प ने किया था जी, लेकिन वो उन्होंने उनकी तरफ से घोषणा की गई, लेकिन कहा यह गया कि जो है दोनों में सहमति बन गई तो सीज फायर हो गया। बाद में तो कहानियां बनी जाती हैं, बाद में कहानियां बन जाती हैं, लेकिन आपको उस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आपके पास अच्छा मौका था पीओके को वापस लाने का, लेकिन आप नहीं ला पाए। और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आपको एक शक्ति प्रधान देश देखना है, ना कि सोने की चिड़िया। और सोने की चिड़िया आप कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था भारत। लेकिन अब अर्थव्यवस्थाएं सब लोग देख रहे हैं कि क्या असर पड़ा है जीडीपी पर।
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसके जो प्रमुख हैं उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं बस, उसके वो प्रमुख हैं, ना कि वो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी मेंबर, किसी भी दोनों सदनों में से किसी सदन के मेंबर हैं वो। और उनको जिस तरह से सिक्योरिटी और ये सब दिया जा रहा है, तो इसकी भी जांच होगी। जब मुझे लगता है कि जब केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार हटेगी तो इस पर भी जांच बैठेगी कि आप जनता के पैसे को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। जनता का पैसा, जो स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप होती हैं उनको लेट कर दिया जाता है, लेकिन जनता का पैसा ऐसी जगह ज़रूर लगाया जा रहा है कि उनको जो है गृह मंत्री के लेवल वाली जो है सुरक्षा दी जा रही। क्यों दी जा रही है आखिर? आप जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ प्रमुख हैं, ना कि आप देश के किसी राजनीतिक दल के बड़े लीडर हैं। और आपकी नो डाउट जो अभी बात की गई है कि भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, हम देश को जो है बब्बर शेर बनाएंगे, शक्ति प्रधान देश बनाएंगे, शक्ति प्रधान देश बनाएंगे। सोने की चिड़िया वाला जो आपने बात कही, तो आप ही लोगों ने उस वक्त आज़ादी के टाइम पे हिंदुस्तान की जो जंग आज़ादी में जो लोग शामिल थे उनकी लड़ाई में आपने भाग नहीं लिया, आप अंग्रेज़ों के साथ थे। तो आप किस तरह से कह सकते हैं? अभी बीजेपी कहती है, बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स ये कहते हैं कि देश की जो जनता है उसको 2014 के बाद आज़ादी का पूरी तरह से आज़ादी मिली है। अगर पूरी तरह से आज़ादी ये कि आप किसी को भी किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को आप जो है मार देंगे, कहीं पे भी उसकी लिंचिंग कर देंगे, या फिर कोई भी मुस्लिम को जो है आप किसी भी केस में फंसा करके लंबे समय तक उसका ट्रायल करेंगे, उसकी एक ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा सफ़र जो है वो आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो जेल में कट जाएगा, उसके बाद वो बेगुनाह होकर बाहर निकलेगा। या फिर अगर किसी ने हल्का सा पानी छिड़क दिया तो आप ये कहेंगे कि उसने हम पे थूका था, और आप फ़ौरन बुलडोज़र लेकर चले जाएंगे और आप उसका घर गिरा देंगे। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, अभी हमने कांवड़ यात्रा में देखा किस तरह से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान महिलाएं, बेटियां निकल नहीं पाती थीं, और जो कांवड़ में जो लोग उपद्रव फैला रहे हैं उनको उपद्रवी कहना गलत है, उनका मीडिया ट्रायल होता है। ये सारी आज़ादी आपको 2014 के बाद मिली, क्योंकि आप 2014 के बाद ही सत्ता में आए, 2014 में सत्ता में आए, 2014 के बाद से चीज़ें आपने शुरू कर दी। जिस तरह से आप हर चीज़ पे आप देखिए, बिल्किस बानो केस पे क्या हो गया, सीबीआई की जो रिपोर्ट सामने आई, या फिर एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई थी, इस पे कहा गया था गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद ये फैसला लिया गया कि उन्हें बाहर छोड़ा जाए, उन्हें बाहर किया जाए। अब आप ये भी देखिए कि सारी चीज़ें 2014 के बाद ही हो रही है ना, तो 2014 के बाद अगर बीजेपी के हिसाब से जो है पूरे देश को ऐसा लगता है कि आज़ादी मिली है, तो ये गलत है। बीजेपी को आज़ादी मिली 2014 के बाद, क्योंकि बीजेपी को जब जंगी आज़ादी में जिन लोगों ने साथ नहीं दिया था उसी से निकली बीजेपी है, और बीजेपी को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बीजेपी को लोगों ने जो है छोड़ दिया था बिल्कुल ऐसे ही कि आपने जब आज़ादी में सपोर्ट नहीं किया हिंदुस्तान का, तो अब आप क्यों कर रहे हैं। यही आरएसएस प्रमुख हैं, जहां आरएसएस के क्या बोलते हैं मुख्यालय पे देश का तिरंगा नहीं लहराया था। तो आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि हम देश के बहुत अच्छे नागरिक हैं? आप तो एक देश का झंडा जो होता है वो सबसे महान होता है, आप उस झंडे को नहीं लहराते हैं। तो देश के एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर जहाँ से और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन पैदा होते हैं, वीएचपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, पता नहीं क्या क्या, गौ रक्षक वाले, ये सारे लोग उपद्रव फैलाते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहते हैं कि आपने क्यों कहा कि जो कांवड़ यात्री हैं वो बहुत शरीफ हैं, और उसके बाद वहाँ के दोनों डिप्टी सीएम ने ये कहा है कि कांवड़ यात्री बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें कुछ सपाई घुस गए हैं जो जा करके उपद्रव फैला रहे हैं। क्या कांवड़ यात्रा, किसी भी धार्मिक यात्रा में आपके यहाँ लड़कियाँ नाचती हैं, उल्टे सीधे गाने बजते हैं, डीजे बजते हैं, ये होता है क्या? किसी भी कहीं भी आप देख लीजिए, ना सिखों का होता ना मुसलमानों, कहीं भी नहीं होता। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम जो है प्रदेश को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, प्रदेश किस हिसाब से चल रहा है वो सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हालात हैं वो सबको पता है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। रीज़न ये है कि बहुत बड़े बड़े पत्रकार हमने देखे हैं जिनके बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ होते हैं, पॉडकास्ट वो किसी के साथ करते हैं, वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम जो लीडर्स हैं उनसे हम अच्छे से सवाल कर सकें, लेकिन क्या आप देखते हैं कोई लीडर कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो वो सवाल करता है वहाँ के मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल कर सकता है, देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल कर सकता है, देश के गृह मंत्री से कोई सवाल कर सकता है उस तरह के कि आपके राज्य में ये क्या हो गया? इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। सिर्फ ये किया जाएगा कि
एक मजबूरी होती कुछ चीज़ों की कि भाई डिजिटलाइजेशन करना था, वो एक समय की मांग थी, वो हो गया, लेकिन उसके अलावा आपने क्या किया है? अभी भी कुछ हिंदुस्तान में राज्य में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे सड़क नहीं, जहाँ पे बिजली नहीं, जहाँ पे फ़ोन नहीं है। तो आपने कहा था 2022 से 2020 तक जो है हर जगह जो सारी चीज़ें पहुँच जाएँ, क्यों नहीं पहुँच रही? देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़ी चीज़ ये, उनकी खामी ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और वो से अपने जो बयानात होते हैं वो सिर्फ एक चुनावी रैली में देते हैं। चुनावी रैली में आप बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, संसद में बैठ करके विपक्ष की बात सुने पहले, ये नहीं कि अपने लोगों को खड़ा कर दिया कि हाँ भाई शोर करो, विपक्ष की बात सुने, उसके बाद उसका जवाब दें। देखिए, आपने बात करी कि सड़कें टूटी हुई हैं। आज ही हमने एक वीडियो देखा कि मध्य प्रदेश से एक वीडियो सामने आया था, वहाँ पर कुछ स्कूली छात्राएं जा रही थी और उन्होंने वीडियो बनाकर जो है उसको वायरल किया है। उन्होंने दिखाया है कि छात्राएं किस तरह से, कितनी मुश्किलों से, टूटी फूटी सड़कों से और बीच रास्ते से, खेतों के रास्ते से होकर गुजर रही हैं और स्कूल जा रही हैं। हालांकि हमने यूपी का हाल देखा है। यूपी का हाल तो वाकई में बहुत बदहाल है, क्योंकि वहाँ पर ना तो रोज़गार है और ना ही शिक्षा है। और जो भी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन स्कूलों को मर्ज करके जो है शिक्षा को कम किया जा रहा है। और अगर अपनी कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। कहा जाता है कि ये जो है व्यक्ति जो है दूसरी भाषा बोलता है, जिसकी वजह से उनको दबा दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई में जो है भारत जो है एक अर्थव्यवस्था, अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश बने, तो सबसे पहले रोजगार लाइए, शिक्षा लाइए, और बाकी की जो सुविधाएं हैं, अस्पतालों की हमने सुविधाएं देखी हैं। यासिर, यूपी में किस तरह की सुविधाएं हैं, हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी कि एक व्यक्ति जो है बहुत देर से इशारा कर रहा था नर्स को कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं दे रही थी। फिर वो खुद ही जाके ज़मीन पर बैठ गया और ख़ुद से ही लेने लगा। इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, इस तरह की हालात हैं यूपी में, और जिसको सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो बस एक सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के मूड में रहते हैं हमेशा। हमने देखा है कि अगर यूपी में सड़कों पर 5 मिनट की अगर नमाज़ पढ़ ली जाती है तो वहाँ पर बवाल खड़ा कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन वहीं पर कांवड़िए जो हैं पूरा रास्ता घेर कर चलते हैं, उनसे कुछ भी नहीं कहा जाता है। उनके लिए सड़कें जो है खाली छोड़ दी जाती हैं। देखिए, अब एक धर्म को सिर्फ बदनाम करना, और आप जो है पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश में सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं, लेकिन आप अगर सिर्फ एक ही को मान के चलेंगे तो ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है। और इसको देश के प्रधानमंत्री या जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनको ये समझाना चाहिए, लेकिन वो समझाएं कैसे, क्योंकि वो भी उसी चीज़ में मुलविस है। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको ख़ास खबरों से रूबरू कराए। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।